हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कैसे अंग्रेज जो आया और भारत में अपनी साम्राज्य का विस्तार किया, यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार पढ़ेंगे। तो कैसे इसमें भारत में एंट्री किया, कैसे विस्तार किया, वो सारा कुछ देखेंगे। तो सबसे पहले भारत में विस्तार की काम जो शुरू करता है वो बंगाल से शुरू करता है। कहाँ से करता है? बंगाल से। उसके बाद मैसूर में, उसके बाद मराठा में, उसके बाद पंजाब, अवध, यानी इस सभी जगहों पर अपनी पैर जो है वो पूरी तरह से पसार लेता है, यानी साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर देता है, यानी शासन वहाँ करना शुरू कर देता है। जब पूरी तरह से शासन करने लगता है तो उन्होंने अपनी ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तारवादी नीतियाँ भी अपनाने लगता है, जैसे घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, सहायक संधि, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। ये सारी कुछ नीतियाँ ये आपको साम्राज्य को विस्तार करने में अंग्रेज जो है वो भरपूर कदम उठाया। और आइए हम इस वीडियो में, अगर आप पहली बार इस वीडियो पर, इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पूरी डिटेल से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें अब अगर ऑनलाइन पढ़ना है तो आप चैनल पर पढ़िए, अगर ऑफलाइन पढ़ना है तो इस एड्रेस पर आ सकते हैं, ओल्ड थाना रोड, उबरा, औरंगाबाद, बिहार। अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब बंगाल पर शासन करना शुरू करता है ब्रिटिश, तो क्या एकदम से बंगाल में आ जाता और शासन करना शुरू कर देता? तो जी नहीं। वहाँ पर बंगाल में उस समय नवाबी चलता था और उस समय नवाब चलता था, नवाबी हुआ करता था। तो ये जो बंगाल में शासन करने की नीति जो अपनाया वो 1757 क्रांति के बाद से हुआ, जो कि प्लासी बैटल बोला गया। और उसके बाद बक्सर 1764, सबसे इम्पॉर्टेंट निर्णायक युद्ध बक्सर का युद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि यह जो है भविष्य का निर्णय जो है बक्सर के युद्ध से ही किया गया था। अगर बक्सर का युद्ध, अगर अंग्रेज उस समय हार जाता तो भारत पर 200 वर्षों तक शासन ब्रिटिश नहीं करता और भारत आज कहीं और खड़ा होकर रहता। तो सारे कुछ इसमें देखेंगे। बंगाल पर कैसे शासन किया, बंगाल के बाद पंजाब आया, मैसूर आया, है ना। सारा कुछ आपका मराठा, सिख, सारा कुछ देखेंगे। इसमें पहले हम लोग आज बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बंगाल में ब्रिटिश शासन का स्थापना कैसे हुआ। तो बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुआ, तो इसमें सारा कुछ देखेंगे हम लोग। तो बंगाल में जो है ब्रिटिश शासन का जो विस्तार हुआ वो कैसे हुआ, तो हम लोग इसमें भारत जो देखते हैं तो भारत को अगर पढ़ने के हिसाब से दो गो शताब्दी में बांट दिया गया। 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में पढ़ेंगे कि जब भारत जो है 17वीं शताब्दी में क्या था, तो उस समय मुगलों के अधीन मजबूती और एकीकृत शासन चल रहा था भारत में। यानी 17वीं शताब्दी में भारत जो है वो मुगल जो साम्राज्य था उसके अधीन काम कर रहा था और मजबूत स्थिति में था। जब 18वीं शताब्दी आता है तो उस समय भारत में क्या होता है, तो मुगल साम्राज्य का पतन और छोटे छोटे राज्यों में उदय होना शुरू कर देता है। यानी कहा जाता है कि 1707 के बाद औरंगजेब मृत्यु हो जाती है और इसके बाद मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर लड़खड़ाने लगती है और छोटे छोटे राज्यों में मुगल साम्राज्य जो था वो टूटने लगता है। और उसी के कड़ी में धीरे धीरे अलग अलग राज्य बनना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर उसी के कड़ी में आपको देखने को मिलेगा कि उत्तर भारत में कौन कौन राज बना, दक्षिण भारत में कौन कौन राज बना। तो ऐसा क्यों होता है, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों होने लगता है? क्योंकि कोई भी ऐसा लीडर नहीं था, ऐसा कोई राजा नहीं था जो पूरी केंद्रीकृत और शक्तिशाली सत्ता को अभाव था। मेन रूप से यही आपका इसमें रीजन था कि पतन होने का था। तो दक्षिण भारत में हैदराबाद टूटा, बंगाल टूटा, कर्नाटक टूटा और मैसूर टूटा। वहीं उत्तर भारत में मराठा, पंजाब, राजपूताना, रुहेलखंड और अवध जो कि टूटने लगा।
तो इन सभी को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे प्रत्येक वीडियो में, लेकिन आज हम लोग देखेंगे बंगाल। तो बंगाल में क्या पढ़ना हम लोग कि बंगाल में कैसे ब्रिटिश आया और यहाँ पर शासन करना शुरू किया। तो बंगाल की बात करते हैं। तो बंगाल उस समय बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों एक ही में था, और बंगाल का प्रशासन जो था मुगल प्रांत के पास था। किसके पास था? मुगल प्रांत के पास था। यानी मुगल प्रांत उस समय बादशाह औरंगजेब था। बादशाह औरंगजेब जब बंगाल में शासन कर रहा था तो बंगाल में सूबेदार नियुक्त किया। किसको? अजीम शाह। सूबेदार किसको नियुक्त किया? अजीम शाह को। उसके बाद दीवान किसको नियुक्त किया? क्या? मुर्शिद कुली खान को। किसको? मुर्शिद कुली खान को। उस समय मुगल दरबार के जो राजा थे औरंगजेब, वो बंगाल में दीवान मुर्शिद कुली खान को नियुक्त किए थे। वहीं सूबेदार अजीम शाह को नियुक्त किए थे। जब मुर्शिद कुली खान क्या करता है कि ये फरख्शियर ने सूबेदार नियुक्त किया था, है ना। मुर्शिद कुली खान जो है इसको फरख्शियर ने सूबेदार नियुक्त किया था। और उसके बाद क्या था? बंगाल में वंशानुगत शासन शुरू हो जाता है। अब जब मुर्शिद कुली खां के बाद जब यहाँ का नवाब कौन बनता है तो कौन बना? उसके बाद अलीवर्दी खां बना। तो सबसे पहली बार बंगाल का जो नवाब बना कौन बना? मुर्शिद कुली खां। उसके बाद अलीवर्दी खां बना। उसके बाद सिराजुद्दौला। उसके बाद मीर जाफ़र। उसके बाद मीर कासिम, नजमुद्दौला, मुबारकुद्दौला। इतनी सारी आपको नवाबी देखने को मिलेगा बंगाल में, जो कि वंशानुगत चल रहा था। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंस देखना है सिराजुद्दौला और मीर कासिम के बीच का टाइम पीरियड को देखना है। यही जो है भारत का भविष्य डिसाइड करता है। तो आइए और आगे पढ़ते हैं, और उसमें हम लोग देखते हैं कि बंगाल में ऐसा क्या था ताकि इतना बंगाल को महत्व दिया गया। तो इम्पोर्टेंस ऑफ बंगाल में देखा जाए कि यह अत्यंत ही समृद्ध प्रांत था, बहुत ही यहाँ समृद्ध था। कैसे? तो उपजाऊ की दृष्टि से देखा जाए, नौ परिवहन यहाँ पर हुगली नदी था, आसानी से नौकायान लगता था, आराम से इस पर जो है व्यापार किया जाता था। और क्षेत्रीय शक्तियों की चुनौती यहाँ पर नहीं होती थी, और समुद्री व्यापार भी वस्त्र का आराम से होता था। इसीलिए बंगाल जो है वो ब्रिटिश के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंस माना जाता था। अब समझते बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब जो थे, अभी पढ़े हम लोग कि बंगाल के नवाब जो थे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो था वो सिराजुद्दौला से पढ़ेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि स्टार्टिंग से मुर्शिद कुली खान से 1717 से 1727 ईस्वी तक आपका मुर्शिद कुली खान जो है बंगाल के नवाबी पद पर रहता है। और क्या करता है? तो मुगल सम्राट फरख्शियर के द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त किए जाने वाला अंतिम सूबेदार आपका फरख्शियर था, मुर्शिद कुली खान था, है ना। इन्होंने क्या किया? सुधार किया। क्या क्या रिफॉर्म किया? तो कृषि में किया, जमींदारी प्रथा में किया, और राजधानी को ढाका से उठाकर मुर्शिदाबाद लाया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि ढाका से मुर्शिदाबाद का राजधानी किसके द्वारा लाया गया? तो मुर्शिद कुली खान के द्वारा लाया गया। उसके बाद फरख्शियर ने क्या करता है? उस समय फरख्शियर ने आपका शाही फरमान जारी करता है। शाही फरमान में क्या था? बंगाल नवाब हेतु सिरदर्द पर विरोध नहीं, यानी सिरदर्द पर विरोध नहीं, यानी हेड फॉर बंगाल नवाब बट नो अपोज। ये बोला कि बंगाल नवाब हेतु सिरदर्द पर विरोध नहीं होगा। यह शाही फरमान इसमें जारी किया। शाही फरमान में और भी पढ़ेंगे, शाही फरमान में क्या क्या बोला गया था, सारे कुछ इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि मुर्शिद कुली खान के बाद बना अलीवर्दी खां। कौन बना? अलीवर्दी खान, जो कि 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा था। इन्होंने क्या क्या काम किया? तो इन्होंने गिरिया का युद्ध किया। 1740 में गिरिया का युद्ध होता है और सरफराज वर्सेज अलीवर्दी खान के बीच है, और इसमें विजय जो होता है आपको अलीवर्दी खान की हो जाती है और बंगाल नवाब जीत जाता है। मुगलों को राजस्व देना बंद कर देता है अलीवर्दी खान, और अंग्रेज़ों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते के समान आपका अलीवर्दी खान ने कहा। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि अलीवर्दी खान को मधुमक्खी के छत्ते के समान इसलिए बोला क्योंकि बोला गया कि अंग्रेज जो है, ब्रिटिश जो है, एक मधुमक्खी के छत्ते के समान है। अगर यह
इसको छेड़ोगे नहीं तो यह मध देगा, अगर छेड़ोगे तो यह छोड़ोगे नहीं। क्योंकि यह जो है बंगाल में आया ब्रिटिश, बंगाल में व्यापारिक नीतियाँ बढ़ गया है ना, वहाँ पर आराम से ट्रेड हो रहा था। तो उसी को देखते हुए आपको मधुमक्खी के छत्ते से तुलना की अलवर्दी खां। तो अब आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या किया, 1756 से 1757 तक इन्होंने रहा। और क्या किया, इन्होंने बोला कि हम मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो ये सिराजुद्दौला मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने का काम किया और अंततः जानते हैं कि क्या हुआ। उसके बाद कहा जाता है कि इसकी समय ब्लैक होल की घटना होता है, उसके बाद प्लासी बैटल होता है, ठीक है। और उसके बाद सिराज ने अंग्रेज़ों का विरोध किया और कोलकाता को किलेबंदी करने से रोका। सिराज ने अंग्रेज़ों का क्या किया, विरोध किया और किलेबंदी करने से रोक दिया गया। अंग्रेज़ों ने माना कि ब्रिटिश ने कोलकाता पर आक्रमण किया, सिराज ने कोलकाता पर आक्रमण किया और उसके बाद ब्लैक होल की घटना हुआ जो कि 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना में कहा जाता है कि 146 आदमी में से मात्र 23 बचे थे, बाकी 123 जो है आपको मृत्यु के घाट उतार दिए गए थे, ठीक है। यानी इसमें एक आदमी निकल के बच गया था जिसका नाम था जॉर्ज हॉलवेल। जॉर्ज हॉलवेल ने एक पुस्तक में ये सारी घटनाओं को लिखा और अंग्रेजों ने फुल्टा द्वीप पर अधिकतर शरण ले लिया। ब्लैक होल की घटना के बाद वो अधिकतर कहाँ चला गया, फुल्टा पर चला गया। बाकी जो बचे उसको ब्लैक होल की घटना के नाम से क्या किया गया, एक छोटा सा कमरा में 146 आदमी को बंद कर दिया गया और जब सुबह खोला गया तो मात्र 23 बचे थे, बाकी 123 मर गए थे। तो मद्रास हॉलवेल जो वहाँ से भागे भागे मद्रास गया और मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन की सेना से मिला और वहाँ पर पूरी घटना का विवरण किया। तो सिराज को अपमानजनक क्या किया गया, फिर बाद में अलीनगर की संधि किया गया। अलीनगर की फरवरी 1757 में होता है अलीनगर की संधि, और अलीनगर की संधि जो है वो अंततः मानना पड़ा सिराज को। और उसके बाद यह जो है उसके अंदर एक घुटन सी महसूस होने लगा और वह बदला लेने के लिए रॉबर्ट क्लाइव से बेचैन हो गया। और उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, अलीनगर में क्या क्या किया कि कितना घुटन सा होने लगा। तो देखिए इसमें कोलकाता में किलेबंदी हो रहा था, उसको रोका, सिक्के ढालना की बात किया गया और बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने के लिए बात किया गया। अब देखिए यहाँ सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था और उसको इतना सारा बात करना पड़ा और इसी के वजह से उसको घुटन सी होने लगी और वो बदला लेने के लिए उत्साहित था। तो क्या होता है, वो रॉबर्ट क्लाइव को मालूम था कि जो सिराजुद्दौला है वो हमसे बदला लेगा। तो उससे पहले रॉबर्ट क्लाइव वो अपने षड्यंत्र करने लगा। जितना भी इंपॉर्टेंस आदमी था सिराजुद्दौला के आसपास सबको रॉबर्ट क्लाइव अपने तरफ कर लिया, जिसमें एक घसीटी बेगम थी, शौकत जंग थी, मीर जाफर थे, जगत सेठ, अमीर चंद्र और राय दुर्लभ। इन सारे को अपने पक्ष में रॉबर्ट क्लाइव कर लिया और प्लासी का युद्ध होता है अंततः, जो कि 23 जून 1757 को होती है। और प्लासी जो है बंगाल की भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। कारण क्या था, अलीनगर की संधि। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लासी का लड़ाई का कारण क्या था, तो अलीनगर की संधि था, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो यह घटना होता है 23 जून 1757 को और इसमें रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है, जिसमें सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है। युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है, जीत जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है, फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर रॉबर्ट क्लाइव कहा जाता है। और एक विलियम पिट जो थे अंग्रेजी अधिकारी थे, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक का उपाधि देते हैं। यानी क्वेश्चन भी है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको बोला जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को बोला जाता है। किसके द्वारा बोला गया, तो विलियम पिट के द्वारा बोला गया। अब बात करते हैं कि अंग्रेजों की सैन्य जो है नहीं षड्यंत्र और कूटनीतिक विजय थी। यह जो है उस समय सिराजुद्दौला के जो सेनापति का था उसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को कूटनीतिज्ञ के वजह से वह रॉबर्ट क्लाइव अपने पक्ष में कर लिया और अंग्रेज़ों को क्या वो रॉबर्ट क्लाइव जो है
फिर सिराजुद्दौला को हराने के बाद मीर जाफ़र को अगला नवाब बना दिया जाता है। और कैसा नवाब बनाया जाता है? कठपुतली नवाब बनाया जाता है। ठीक है। बंगाल की लूट प्रारंभ होने लगी और इसमें अंग्रेजों को 24 परगना क्षेत्र मिला और भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हुई। बंगाल में क्रांति हुआ 1760 में मीर जाफर वर्सेस मीर कासिम के बीच। उसके बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर पर डचों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाकर मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर अगला नवाब बना दिया गया। और उसके बाद बेंसी टाट आते हैं और उसने बंगाल की क्रांति कहा। इसे क्या बताया? बंगाल की क्रांति बताया बेंसी टाट के द्वारा। हालांकि इस क्रांति का कहना सही नहीं है क्योंकि ना तो इसमें कोई प्रकार के प्रशासन में परिवर्तन हुआ और न ही इसमें कोई जनता के भागीदारी थी। इसलिए कहा जाता है कि इसको बेंसी टाट ने गलत कहा बंगाल की क्रांति। बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध क्यों होता है? सुनिएगा। बक्सर का युद्ध इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जब मीर कासिम नवाब बना था तो वह जो है कठपुतली के समान जो है वो काम नहीं करता था। यानी वो अंग्रेज जो बोलता था वो काम नहीं करता था, वो अपने दिमाग से काम करता था। और इसी के वजह से वो उसको राजधानी जो था मुर्शिदाबाद उसको उठा कर लेके जाता है मुंगेर और मुंगेर लाता है। और फिर अंततः क्या होता है? ब्रिटिश के द्वारा मीर कासिम को हटा दिया जाता है बंगाल के नवाबी पद से। फिर जाकर कठपुतली जो था मीर जाफर को ही बना दिया जाता है। तो बक्सर इसी के वजह से होता है क्योंकि जब मीर कासिम को हटाता है तो मीर कासिम जो है वो अवध जाते हैं और वहाँ पर शुजा-उद-दौला से मिलते हैं। तो आइए बक्सर के लड़ाई के बारे में पढ़ ही लेते हैं। तो बक्सर जो है 22 अक्टूबर 1764 की घटना हुई थी। क्या था कहानी? इसमें इंग्लिश जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज जो ब्रिटिश है और संयुक्त सेना के बीच हुआ था। क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो था और संयुक्त सेना में आपका अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, न कि सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला प्लासी के लड़ाई में मिलेगा और शुजा-उद-दौला आपको अवध के नवाब है जो कि बक्सर का युद्ध में मिलेगा। बंगाल का उस समय जो मीर कासिम था और मुगल शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर भी अंग्रेज को कुछ कर नहीं पाए। और कारण क्या था लड़ाई का? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का लालच था और बंगाल के नवाब पर दबाव बनाना ये कारण था, रीजन था बक्सर बैटल का। अब बात करते हैं कि जब प्लासी की लड़ाई और उसके बाद बक्सर का लड़ाई होता है तो परिणाम क्या निकल के आता है, रिजल्ट क्या आता है? तो परिणाम जो आता है वो बक्सर के बाद निकल के आता है। क्या होता है बक्सर के बाद? परिणाम जो है वो इलाहाबाद में संधि होती है। तो संधि जो दो गो होता है, 2 दिन होता है। एक होता है 12 अगस्त को होता है, एक 16 अगस्त को होता है। 12 अगस्त 1765 के क्या हुआ था? तो इसमें जो है इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नज्म-उद-दौला के बीच होता है। इसके बीच होता है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय प्लस बंगाल के नवाब नज्म-उद-दौला के बीच होता है। और इधर करने वाला था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है इसकी टाइम पीरियड देखिएगा बंगाल के शासन में, बंगाल का गवर्नर में, तो 1757 से इन्होंने बंगाल के गवर्नर संभालता है 1760 तक। उसके बाद चला जाता है इंग्लैंड और 65 में आता है अलीनगर की संधि करने के लिए उसको स्पेशल बुलाया जाता है और 65 से 67 तक फिर बंगाल का गवर्नर पद को संभालता है। तो अलीनगर की संधि की बात किया जाए तो वो जो था वो आपका रॉबर्ट क्लाइव के बीच ही किया गया था। क्या हुआ था इसमें? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो मुगल से ले लिया जाता है और रॉबर्ट क्लाइव अपने अंडर में ले लेता है। शाह आलम द्वितीय को पेंशनर यानी 26 लाख रुपया वार्षिक देते हुए कहा कि तुम रिटायर हो जाओ, तुम हमको जो है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल, उड़ीसा और बिहार को दे दो, यहाँ का जो टैक्स होगा हम वसूलेंगे, तुमको कोई मतलब नहीं है। और कड़ा और इलाहाबाद यानी शुजा-उद-दौला से शाह आलम द्वितीय से ले लिया। बंगाल में द्वैध शासन लाग दिया रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। अब समझते हैं द्वितीय संधि हुआ 16 अगस्त को। क्या हुआ? नवाब
जो था अवध का, उसको सुजाउद्दौला के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ। इसमें क्या निकल के, अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना, यानी इन्होंने बोला गया, रॉबर्ट क्लाइव का कहना था कि जो मेरे युद्ध में सैनिक मारे गए है ना, वो सारी खर्च तुम देगा। अवध के नवाब को बोला। अवध में कर मुक्त व्यापार करने के लिए बोला कि हम अवध से व्यापार करेंगे पर टैक्स नहीं देंगे। चुनार का दुर्ग अंग्रेजों का हो गया है ना। और बक्सर के समय में बंगाल का नवाब मीर जाफर था, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था, बल्कि इलाहाबाद की संधि के समय बंगाल का नवाब नजमुद्दौला बना। अब समझते हैं रिजल्ट हो गया। रिजल्ट के बाद क्या है, बंगाल में द्वैत शासन अपना लिया गया। अंग्रेजों के द्वारा क्या कर दिया गया, बंगाल में द्वैत शासन अपना लिया गया। बंगाल में द्वैत शासन क्या था, तो यह जो है 1765 से 1772 तक द्वैत शासन चला। क्या था इसमें, इसमें एक था निजामत यानी प्रशासन, और दूसरा था दीवानी यानी वित्त। प्रशासन जो संभालता था वो नवाब संभालता था, और वित्त जो संभालता था सिविल फाइनेंस वो कंपनी संभालता था। तो द्वैत शासन में नवाबी चलता था और कंपनी का शासन चलता था। ठीक है, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेता है क्या क्या पढ़ा है इसमें। तो इसमें हम लोग पढ़े कि 1717 में फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मुर्शिद कुली खान ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, जबकि मीर कासिम ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेकर आ गया। 1740 में गिरिया का युद्ध सरफराज को मारकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बनना। 1765 में सिराजुद्दौला का बंगाल का नवाब बनना। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा 20 जून 1756 के दिन काल कोठरी के त्रासदी यानी ब्लैक होल की घटना का उल्लेख करना। 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के प्लासी का बैटल होना। अंग्रेजों ने मीर जाफर को 1760 में मीर कासिम को बंगाल का कठपुतली बनाया जाना। 22 अक्टूबर 1764 को बंगाल के अत्यधिक लूट से परेशान होकर मीर कासिम में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ मिलकर हेक्टर मुनो की सेना के साथ बक्सर का युद्ध करना पड़ा। और अंततः 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। 16 अगस्त रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सुजाउद्दौला के बीच होती है। 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैत शासन चलता है, और 1773 में रेगुलेटरी एक्ट वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है।